हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट केस लो। केस का नाम है मेसर्स जेपी लाइट्स इंडिया वर्सेस रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉरपोरेशन बेंगलुरु। तो जैसे ईएसआई कॉरपोरेशन तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का यहाँ पर जो है केस है और उसमें जो एक्ट इन्वॉल्व है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होगा। तो दूसरी तरफ पार्टी कौन है? मेसर्स जेपी लाइट्स इंडिया। यहाँ पर जो केस डिसाइड किया गया है वो डिसाइड किया गया है ऑनरेबल जस्टिस मिस हेमा कोहली एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर राजेश बिंदल की डिविजनल बेंच के द्वारा। मामला इस तरीके से है कि एप्पल इनकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और इनके खिलाफ एक ऑर्डर आता है, जिस ऑर्डर के लिए वो अपील लेके हाईकोर्ट के पास पहुँचते हैं। मामला कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एप्पल का कहना है कि हमारे ऊपर ईएसआई एक्ट अप्लाई होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि हमने कभी 11 से ज़्यादा लोगों को अपने पास काम पे नहीं रखा और दूसरी तरफ हम पावर का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करते हैं कि ये ऐसा एक्ट अप्लाई हो जाए। अब ये दोनों क्वेश्चंस आए क्यों हैं ये भी देख लेते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने जब हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट के पास जब गया ये पर्टिकुलर अपील, हाईकोर्ट ने जो है वो अगेंस्ट था यहाँ पर जो है एपेलेंट, फिलहाल जो हमारे एपेलेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके आए हैं उनके अगेंस्ट किया और जो यहाँ रेस्पोंडेंट है यानी जो अपने जो है रेस्पोंडेंट है कॉरपोरेशन यानी कि उनके फेवर में कि यहाँ पे डिसीजन दिया था। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कुछ क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट किए, दो सब्सटेंशियल क्वेश्चन एक्चुअली फॉर्मुलेट किए थे। पहला ये था कि एपेलेंट का जो दायरा है जो वही कह रहा है कि हम ईएस एक्ट के परव्यू में आते ही नहीं है क्योंकि हम पावर इस्तेमाल नहीं करें, हम 11 से ज़्यादा लोगों को नहीं रखते। तो क्या ये सही है? पहली बात तो ये सेक्शन 2 की क्लोज 12 के दायरे में वो आते हैं नहीं। और एपेलेंट का बिजनेस जो वो पावर की बात कर रहे हैं तो क्या वो पावर वाली बात इस पर अप्लाई होती है? सेक्शन 2 क्लोज 15 सब क्लोज सी को अगर हम पढ़ें कि तो जो पावर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं तो क्या वो पावर वो नहीं है जो यहाँ पर जो है इस प्रेजेंट एक्ट में ऐसे एक्ट में दी गई हो? ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे फॉर्मुलेट किए। पहला क्वेश्चन ये कि जो फैक्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है ईएसआई एक्ट में अंदर, तो क्या उस फैक्ट्री में ये प्रेजेंट इनकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नहीं आती है? ये देखा गया। दूसरा ये देखा गया इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा कि जो सेक्शन 2 की क्लोज 15 सब क्लोज सी है क्या वो पावर के यूज़ को इस तरीके से बता रही है कि प्रेजेंट जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है उसके ऊपर वो अप्लाई ही नहीं होगा। इसी चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा। यहाँ प्रेजेंट केस में जो यहाँ पर लर्न काउंसिल थे एपेलेंट की साइड से जो आए थे उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है ना सेक्शन 2 क्लोज 12 एंड सेक्शन 2 क्लोज 14A में ईएस एक्ट में उसको पढ़ा जाता है सेक्शन 2 की क्लोज के फैक्ट्रीज एक्ट के साथ में। और इसको समझाने के लिए उन्हें पहले हमें समझना होगा कि भाई ये दोनों क्लोजेस कहती क्या हैं। जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं ईएसआई एक्ट में तो फैक्ट्री का मतलब होता है कोई भी प्रोमाइसिस जिसमें कि हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं किसी भी समय पे उन्हें किया गया था पिछले 12 महीने यानी 12 महीने हो गए, कम से कम 2 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं और उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में माइनिंग को नहीं रखा गया है और ना ही रेलवे रनिंग शेड को रखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लोज 14A की, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बोला कि इसमें वही मीनिंग होगा जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में दिया हुआ है। तो फैक्ट्रीज एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो मीनिंग है वो कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 की क्लोज K में। वो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ऑल्टर किया जाता है, रिपेयर भी किया जाता है, ध्यान से सुनना, ऑर्नामेंटिंग किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है, पैकिंग की जाती है, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग या इस तरीके से कुछ भी किया जाता है। पंपिंग, ऑयल करना, वाटर, सीवेज, किसी कोई भी सब्सटेंस ऐड करना, जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसमिट करना पावर को। कंपोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, यहाँ तक कि लिथोग्राफी को, फोटोग्राफर को और इस तरह के प्रोसेस को, बुक बाइंडिंग को भी यहाँ पे माना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग, ब्रेकिंग अप शिप, ये तो ऑब्वियसली बात है इसमें आ ही जाएगा। प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमने डिस्कस करी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रेजेंट मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि जो हमने रिपेयरिंग सर्विसेज की बात करी है या फिर हम रिपेयरिंग सर्विसेज की बात करें या फिर इस तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो क्या वो फैक्ट्री के वर्ड में इंक्लूड होती है? तो बिल्कुल सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेकिंग है, एल्टरिंग है, रिपेयरिंग है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शॉप जो होती है जो कि गुड्स बेचती है और साथ ही साथ वो सर्विसेज भी देती है। ठीक है, जैसे आपने कोई मिक्सर ग्राइंडर है या अगर मिक्सर ग्राइंडर है या आपका फ्रिज है या आपकी वॉशिंग मशीन है, वो मोबाइल है, वो अगर जो है
मोबाइल है तो चलो मोबाइल है या आपका वॉशिंग मशीन है या आपका लैपटॉप है, अगर वो ख़राब हो गया तो उस केस में आप उसे रिपेयर करवाने के लिए जाएंगे, तो जहाँ आप रिपेयर कराने जाते हो तो क्या वो फैक्ट्री है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंगेज है। हमने भी डेफिनेशन में समझा किसी भी तरह की रिपेयर, मेकिंग, ऑल्टरिंग जो है वो किस में आती है? वो आती है अपन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को सुनते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट ESI कोर्ट की फाइंडिंग को कन्फर्म करा कि ESI एक्ट जो होगा वो इस फर्म पे एप्लीकेबल होगा। कोर्ट ने कहा कि फर्म जिस तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है रिपेयर करने के लिए, वो भी पावर में ही आएगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए के एक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगी, जो कि ESI एक्ट में भी और फैक्ट्री एक्ट में दोनों में इन्वॉल्व होगा। कोर्ट ने कहा सेक्शन 2 क्लॉज 14E को अगर हम देख लें तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2K के अकॉर्डिंग है। तो ये सारी बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही, और ये भी कहा कि जो एपेलेंट फर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचती है, और इसीलिए जो शॉप प्रीमाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो सिर्फ गुड्स बेचने के लिए नहीं, लेकिन जो है वो इलेक्ट्रिक गुड्स की सर्विसिंग करने के लिए भी किया जाता है। और जब सर्विसिंग हो रही है तो उसका मतलब रिपेयरिंग हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट दोनों ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लागू होते हैं। पावर का मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पावर का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिट की जा रही है गुड्स को रिपेयर करने के लिए। फिर कोर्ट ने ये कहा कि एपेलेंट फर्म एक एस्टैब्लिशमेंट है दैट हैज़ बीन यूजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर द सेल एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स, अपने प्रीमाइसेस पर पावर यूज़ करके। सेक्शन 2 क्लोज 15 सब क्लोज C ES एक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट के साथ में इसको पढ़ेंगे हम। तो ये सारी बातें के अकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया, और जो कोर्ट थी जिन्होंने अब जिन कोर्ट ने बिलो द लाइक हाई कोर्ट है ESI कोर्ट, उन्होंने जो भी डिसीजन दिया था उसको कंफर्म करा, और ये कहा कि वह ESI कोर्ट का जो डिसीजन था उसको उन्होंने कंफर्म करा कि हाँ जो ये पर्टिकुलर प्रीमाइस, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये जो पर्टिकुलर फर्म है वो एक्चुअली किस में आती है? वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती है, यानी कि वो फैक्ट्री में इंक्लूड होती है। तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।